इंदौर प्रेस्टीज प्रबंध संस्था बना A++ ग्रेडिंग प्राप्त करने वाला मध्य भारत का पहला शिक्षण संस्थान। गौरतलब है, इंदौर प्रेस्टीज प्रबंधन कॉलेज अब प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के शीर्ष 15 शिक्षण संस्थानों में शुमार हो गया है। प्रेस्टीज को A++ ग्रेडिंग मिली है। ये ग्रेडिंग 7 अलग अलग गुणवत्ता मानकों में मिली है। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर देवीश जैन ने कहा, प्रेस्टीज प्रबंधन संस्था अब देश के शीर्ष 15 संस्थानों में अपना स्थान बना चुका है, जो कि शहर एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, नए संशोधित मान्यता ढांचे के तहत NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त 10,819 संस्थाओं में से केवल 27 संस्थानों को ही ग्रेड प्राप्त हुआ है। एक्रेडिटेशन देना ये इसका लक्ष्य है और पूरे देश में ये सारे संस्थानों को असेस और ग्रेड करता है। ये जो नया रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क जो है ये 2017 में, जैसे सर ने बताया, ये चालू हुआ है और 2017 के बाद जो संस्थानें इसमें एक्रेडिटेड हुई हैं, तो ये बहुत मुश्किल से अच्छा ग्रेड इसमें प्राप्त होता है आजकल, क्योंकि इसको 70% इन्होंने टोटली मिला है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? अभी चूँकि अपने पूरे प्रदेश में ये एक ऐसी पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो हायर एजुकेशन स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है जिसके पास A++ रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के तहत जो जारी लिस्ट हुई है, जो 1820 संस्थाएं हैं, उनमें देश में कुल 27 ऐसे संस्थानों को उन्होंने A++ श्रेणी दी है और उसमें मध्य प्रदेश से यह पहला इंस्टीट्यूशन है जिसको यह प्राप्त हुआ है। और साथ ही शायद मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए ये बहुत कम संस्थान होंगे जिनको ये दर्जा हासिल हुआ है। साथ ही इसमें जैसे मैंने बताया 1820 टोटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस हैं, उनमें कुल 27 इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को यह A++ ग्रेड मिली है, जिसका पैमाना उन्होंने स्कोर जो फिक्स किया है वो 3.50 से अधिक, जो 4 की स्केल के ऊपर है, 4.00 में से 3.50 या उससे अधिक को ही A++ का दर्जा दिया जाता है। और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर PIMR ने 3.57 स्कोर हासिल किया। उस हिसाब से जो हमारे पास जो लिस्ट हमें उपलब्ध हुई है, उसमें हम पूरे देश के 11 सर्वोच्च संस्थानों में हमारा नाम शामिल हो चुका है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर ये पूरा किया गया? वो मैडम से अलग सवाल रहेगा। नहीं, ये तो टेक्निकल आपका सवाल है, तो वो सारे जो सात जो पैरामीटर्स हैं। इंदौर के बेटमा में दो समुदायों में तनाव के मामले में एक तरफा कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने इंदौर IG को ज्ञापन दिया गया। तो बेटमा में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने हो जाने से नगर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। तनाव की जानकारी लगते ही नगर की दुकानें बंद हो गई। उधर पुलिस ने भी बड़ी संख्या में इंदौर सहित आसपास के थानों का पुलिस बल बुलवा लिया था। पुलिस ने विजय की रिपोर्ट पर मोहसिन पुत्र रसीद निवासी खारी बावड़ी, मोइन शेख पुत्र निजाम शेख, सुहेल खान पुत्र कमाल शेख, निजाम शेख पुत्र कमाल शेख सहित 20 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके विरोध के में आज कांग्रेस ने IG को ज्ञापन दिया। कांग्रेस ने कहा, भाजपा सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, साथ ही जो लोग बीच बचाव करने गए उन पर भी भाजपा सरकार की कार्रवाई है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन दिया। वहीं कोरोना को लेकर भी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और राव विधायक जीतू पटवारी ने कटाक्ष किया, साथ ही भाजपा सरकार के रवैये पर प्रश्न खड़े किए। बेटमा में लगभग 3 दिन पूर्व क्रिकेट टूर्नामेंट को मैच को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति बनी थी। वहाँ पर ये देखने में आया कि उसको सांप्रदायिक देने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जो बच्चों में आपस में लड़ाई हुई थी उसमें एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है पुलिस, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संदर्भ में हम आज साहब को ज्ञापन देने आए तो मांग करिए कि दोनों पक्ष पर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, दोनों पक्ष पर कार्रवाई हो। एक पे करना नहीं और दूसरे पे नहीं करना। जबकि क्रिकेट टूर्नामेंट का झगड़ा था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था, किंतु सरकार अभी उनकी है तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके उसको हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है, सांप्रदायिक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लेकर हमने आज IG सबको ज्ञापन दिया। हमने मांग करी है कि दोनों पक्ष पर कार्रवाई की जाए और एक पक्ष जिस पर निर्दोष लोग हैं
लगभग 27-28 जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ उनके मुकदमे पर कार्रवाई वापस ली जाए। है कि ये जो कोरोना की महामारी है, इससे बहुत हताहत हो चुका है देश, परिवारजन, मध्य प्रदेश, इंदौर, हमारे अपने शहर, अपने लोग। अब हमारी सबकी ड्यूटी है हम इससे बचें। हम सबका दायित्व है कि हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबका दायित्व है कि प्रशासन के नियमों को मानें। और जो कर्फ्यू की भी बात है, ये अभी रात में हुआ है, कभी दिन में भी होगा, इंदौर में बढ़ते जा रहे हैं। हम सबको इसको समर्थन करना चाहिए। मेरा मानना है कि हाँ, इसमें कोई राजनीति तो बहुत छोटी और ऊँची बात हो जाएगी, पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता की जगह नहीं है। महामारी से लड़ना है, कोरोना को ख़त्म करना है। धीरे धीरे इस पेंडेमिक से देश डर से बाहर आया है, अब इस पर विजय पाएगा। इसमें हम सबका प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। छतरपुर आपके नेता हैं, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज है, फरार हो चुके हैं। भूमाफिया के खिलाफ यहाँ भी कार्रवाई है। जहाँ तक भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान का प्रश्न है, कमलनाथ जी ने एक रास्ता दिया, शिवराज जी ने उसको अपनाया। मैं मानता हूँ कि जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, सालों साल से किसी न किसी रूप में अपने खून के आंसू रो रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जब न्याय मिले तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। पर दो तरह का भूमाफिया है, माफिया। एक बीजेपी के माफिया, उनको हम अलग करते हैं। वो दूध के धुले हुए बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकल के आए हैं, उनको डुबो के बाहर लिया और बाकियों पर कार्रवाई हो। एक मुख्यमंत्री दो आंख से नहीं देख सकता है, एक प्रशासन दो आंख से नहीं देख सकता। कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है। घोषणा हुई है जब से लगातार हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। हम लगातार बूथ मीटिंग ले रहे हैं, हमारी बूथ कमेटियाँ बन रही है, देश प्रभारी बन रहे हैं। हमारी पूर्ण तैयारी थी, परंतु ये कोर्ट में जो स्टे आया है उसके लिए हमारे वकील लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग भी चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे लाए, क्योंकि जो भी हुआ है, ये जो आरक्षण हुआ है ये लगातार चलते आ रहा है। इसको सही आरक्षण हुआ था, परंतु ये जैसे स्टे हुआ है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाके इससे कैंसिल कराएंगे और चुनाव जल्द कराना चाहिए। क्योंकि आम जनता की जो जरूरत है वो दो शहर नहीं पूरे प्रदेश में जरूरत है, क्योंकि जो पार्षद चुनाव होते हैं उससे जनता का फायदा होता है, आम मोहल्ले में फायदा होता है, सफाई की व्यवस्था होती है। तो इसके लिए हम लगातार चुनाव की तैयारी में लगे हुए, तो चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश में तैयारी थी, इंदौर में लगातार तैयारी थी और हर जगह तैयारी थी। हम अभी भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं। जब चुनाव कराएंगे हम तैयार हैं, चुनाव लड़ने में तैयार। डेट बढ़ गई है तो कैसे मैनेज करेंगे भैया? हमारे कार्यकर्ता को लगातार मीटिंग करेंगे, उससे प्रोत्साहन करेंगे। हम बूथ कमेटियाँ बना रहे हैं, पेज प्रभारी बना रहे हैं, उसके अलावा हम बूथ पोजीशन करेंगे। इसके अलावा अनेक जो काम है, हम जो लगातार हम कार्यकर्ताओं जो उत्साह बना हुआ है हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो काम करेंगे। हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लगातार जो कार्यकर्ता अभी से जो लगे हुए थे वो काम करते रहे, हमारी इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? सरकार जाए उनका साथ समर्थन करेंगे, वो नहीं जाएंगे तो हम उसकी तैयारी में लगे हैं। हमारा स्टे और लगा हुआ है, आज 2:30 बजे बहस है, आदरणीय शेख अलीम साहब ने लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, उसके भी आज जारी है। उसके बाद हम बताएंगे क्या करना नहीं करेंगे। एक प्रतिनिधिमंडल आया था जिसका कहना था कि उस बेटवा में हुए झगड़े में लगभग 28 लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, उसमें FIR हुई है। उस बारे में वीडियो फुटेज मौजूद हैं और पुलिस के अधिकारी हैं। निश्चित तौर पे वीडियो फुटेज के आधार पर जिनकी सक्रिय संलिप्तता होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर कहीं तथ्यों की चूक के कारण आ गया तो पुलिस उसको आगे विवेचना में विचार करेगी और सिर्फ उन्हीं लोगों पे सक्रिय कार्रवाई करेगी जिन्होंने सक्रिय रूप से उस पूरे विवाद का हिस्सा रहे हैं। पुलिस निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, आज से नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, कुछ अलग से बल वगैरह की? हम जानते हैं कि कोरोना की चुनौती को देखते हुए 10 बजे से 6 बजे के बीच में आवश्यक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन प्रतिबंधों में सिर्फ दवा की दुकान, राशन की जो जरूरी दुकानें, उनको छोड़ करके जो आवश्यक सेवाएं हैं बाकी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। समान तौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी चीज़ें मुक्त रहेंगी इससे, ताकि आम व्यक्ति को परेशानी न हो। साथ ही साथ मास्क न पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना भी अब लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो आयोजन होंगे, आयोजन के लिए तय है कि जो भी भवन की निर्धारित क्षमता होगी उसके 50% से ज़्यादा लोगों को उस भवन में कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही साथ बारात या विभिन्न तरीके के जो शादी समारोह हैं, जो हाल फिलहाल में विभिन्न तरह के जो मांगलिक कार्यक्रम या सभा और विभिन्न तरह के जो संगोष्ठियाँ होती हैं, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। मुख्य तौर पर प्रतिबंध भीड़ को लेकर के, कोरोना के जो मापदंड हैं, मानक हैं, उनको पालन करने को लेकर के और संख्या को लेकर के रहेगा। जैसे कि शादियों में संख्या दोनों पक्षों को मिलाकर के 200 तक सीमित की गई है। बारात में जाने के लिए संख्या बारात में 50 तक सीमित की गई है। इस तरह विभिन्न तरह के आयोजनों में
विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में यह संख्या सीमित करने के साथ साथ मास्क की अनिवार्यता को भी आज से लागू किया गया है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही। पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नई मकरोनिया रेस्ट हाउस के पास रहने वाले गिरधारी साहू 60 वर्ष मंगलवार की रात अपने घर पर थे। इनका बड़ा बेटा विमलेश 30 वर्ष देर रात शराब के नशे में घर लौटा तो पिता ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बाप बेटे में झगड़ा होने लगा। इसी बीच विमलेश ने घर में रखा एक डंडा पिता के सर पर मार दिया, जिससे मौके पर ही गिरधारी की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आरोपी बेटे पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह थाना प्रभारी और एफएसएल की टीम घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू की। शव को पंचनामा बनाकर उसे पीएम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने भी बयान दर्ज कराए हैं। में मर्डर हुआ है, क्या जानकारी है सर? ये देखिए, रात के करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच विमलेश साहू नाम का लड़का हमारे यहाँ रिपोर्ट करने आया था। उसने बताया कि उसके पिता को उसके बड़े भाई ने लठ मार दिया है, जो कि घर में पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पर जाकर देखा तो वो व्यक्ति वृद्ध था, उम्र करीबन 65 से 70 साल के बीच की उसकी होगी। सिर में चोट लगने की वजह से वो ख़त्म हो गया था। तत्काल उसमें 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसका मारने वाला मृतक का बड़ा लड़का था, जिसका नाम है विमलेश साहू। उसको राउंड अप कर लिया गया है। सारी कार्रवाई हो गई है। आरोपी गिरफ्त में है। कार्रवाई करके उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। आज की सरकार के समय में जो सैनिक सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, आज उसी सैनिक का परिवार सुरक्षित नहीं है। वहीं उसको अपने खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है और सैनिक के घर वालों के साथ भूतपूर्व प्रधान लड़न हुसैन ने मारपीट की और अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए छुट्टी लेकर आया और डीएम से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जो आप डीएम साहब पास आए, मैं इस देश का जवान मोहम्मद असलम, जो वर्तमान समय अरुणाचल प्रदेश में तैनात हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे घर गांव में जो मेरा गृह ग्राम हकीमपुरवा है, वहाँ पर आज 4 महीने पहले से भूतपूर्व प्रधान लड्डन हुसैन द्वारा हमारे सार्वजनिक रास्ते को बंद करने और उस पर कब्जा करने के संबंध में है। मैं ये चाहता हूँ कि ये बात इतनी ज़्यादा ऊपर जानी चाहिए कि उनके जो अवैध कब्जे हैं और उन्होंने जो अपने क्षेत्रीय लेखपाल शैलेंद्र वर्मा, तहसीलदार साहब हमारे नानपारा के और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो टीम गठित करके, तहसीलदार का क्या नाम है और एसडीएम साहब का क्या नाम है? हमारे एसडीएम साहब सूरज पटेल साहब हैं और आईएएस अफसर, और तहसीलदार साहब का मेरे को पूरा नाम क्लियर पता नहीं है। और मतलब इन लोगों ने मिल करके, और हमारे थाना एसएचओ हर्षवर्धन साहब, इन लोगों ने मिल करके आज के 3 महीने पहले टीम गठित करके हमारे घर गांव में भेजा गया था कि इस मामले का पूरी तरीके से जांच कर आख्या उप जिलाधिकारी को दिया जाए। तो टीम गई, टीम ने जांच किया और जांच में लिखा कि हाँ, इसमें समस्त ग्रामवासियों का निकास है, रास्ता है। इस रास्ते को भूतपूर्व प्रधान लड्डन हुसैन इसको ब्लॉक न करें, निर्माण न करें और ये रास्ता रास्ते के रूप में ही रहेगा। लेकिन मेरे वापसी चले जाने के बाद मेरे घर परिवार को डेली मारपीट करते हैं और वो रास्ता ब्लॉक कर रखा है और किसी को भी निकलने के लिए भी नहीं दिया जाता है। जो भी जाता है उसको मारा जाता है। तो हम कई बार डीएम साहब को भी पत्राचार कर चुके हैं, हमारे उप महानिरीक्षक महोदय डीआई साहब, यहाँ के लिए कि मामले का निस्तारण कर दें ताकि हमारा जवान बिना तनाव के ड्यूटी का निर्वहन कर सके। पर हमारे डीआई साहब के कोई भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया, नहीं वहाँ कोई इंक्वायरी गई। तो इस चीज़ से मैं परेशान हो गया हूँ कि अब मैं डीएम साहब से दोबारा मिल के उनको बता के सारी चीज़ कि वहाँ पर डेली यही चीज़ हो रहा है, मारपीट उधम नकेल लड्डन हुसैन जो भूतपूर्व प्रधान हैं वो डेली करते हैं। तो मैं इस चीज़ से थक गया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कोई बहुत बड़ा रूप धारण कर ले। इसलिए बराए मेहरबानी डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अपनी अध्यक्षता में पूरी तरीके से जांच करवाएं। अगर वही एक रास्ता है तो हम उस रास्ते को छोड़ करके किस रास्ते का इस्तेमाल करें? वही एक रास्ता जो बचा है हमारा, जो ग्राम समाज और आबादी की भूमि है, जिसको हम यूज़ करके अपने खेतों में जाते हैं। आगे चक्रोट है, पूरी पीछे चक्रोट है, पर जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर वो अपना कब्जा करके उस रास्ते को ब्लॉक करना चाहते हैं। वो ज़मीन जो है पड़ती है मतलब ग्राम समाज की कि उनकी अपनी है? सारी ज़मीन वहाँ पर उनकी एक फीट भी उनकी ज़मीन नहीं है, सब ग्राम समाज और आबादी की भूमि है। तो क्या वो मतलब जो है भूमि माफिया है क्या? वो एक इंटरनेशनल भूमि माफिया है, क्योंकि 4 बीघे तक अवैध कब्जा कर लिया उसने।
उसके बावजूद उसकी हवस पूरी नहीं हो रही है। 4 बीघे तक उसने अवैध कब्जा कर लिया सर, उसके बावजूद उसकी जो है हद खत्म नहीं हो रही है कब्जा करने की। उसने रास्ता घाटा संख्या 405 कब्जा किया, उसने नवीन प्रति घाटा संख्या 407 कब्जा किया, उसने वर्ग 6 आबादी घाटा संख्या 406 दोनों कब्जा कर लिया, टोटल 4 बीघा कब्जा कर लिया। उसके बाद जो हम लोगों का छोटा सा रास्ता था, वही 15-20 मीटर का रास्ते का मामला है, जो आगे रोड है पीछे रोड है, पर भाई साहब उस रास्ते को भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो हम लोग की यही रिक्वेस्ट है सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि इस चीज़ को सिर्फ वो हमारा रास्ता क्लियर करवा दें, बाकी सरकार जाने और लड्डन हुसैन का कब्जा जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। उनके ऊपर मुकदमे भी कई चल रहे हैं इस ज़मीन के विवाद के बारे में, पर कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो दबंग हैं। उनकी दबंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो जिसको चाहते हैं मैनेज कर लेते हैं। हमारे हर्षवर्धन साहब अभी परसों हमारे घर के ऊपर उन लोगों ने पूरा घेर रखा था, क्योंकि अगर तुम रास्ता चाहोगे तो हम तुमको मारेंगे, तुम्हारा खून खराबा करेंगे, तब तुमको रास्ता देंगे। ये वर्डिंग निकालते हुए उनका जो बड़ा लड़का है इखलाक हुसैन और उनका छोटा लड़का आरिज हुसैन पूरे मेरे बड़े भाई को घेर रखे थे। मैं नानपारे में था, उसी टाइम मैं हर्षवर्धन साहब के पास गया, तत्काल की सर ऐसे से कंप्लेंट की हमने की, तो वो हंसने लगे, बोला वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने कहा सर ऐसा हर्षवर्धन क्या है? हर्षवर्धन साहब हमारे SHO हैं नानपारा कोतवाली। हमने उनसे कहा कि सर आप यहीं पे रहिए, आप बोलने कुछ नहीं हो रहा। मैंने 112 को कॉल किया, वहाँ गई, हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा सर अब आप SHO साहब से बताइए वहाँ पर क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि 12 से 14 लोगों ने यहाँ पर उनको, इनके घर वालों को घेर रखा था, इनके बड़े भाई को। तो गाँव वालों ने बचा के उनको घर में कर दिया है, बाकी इन लोग बहुत दबंग। तब इन्होंने बोला, तब उनको SHO साहब ने लड्डन हुसैन को फ़ोन लगा के बहुत गालियाँ वालियाँ दी, बोला कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इसका कोई वजह तो होगा, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही भाई। इसके अलावा DM साहब के अलावा और भी कहीं आपने एप्लीकेशन दी है? हमारे DI साहब ने बोला था उनसे कि जब आप छुट्टी जा रहे हैं तो ये हमारा लेटर, जो रिमाइंडर हमने 2 बार दिया है यहाँ पर, इस लेटर को अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना जाके, और उनसे बताना कि ऐसी सी बात है और हम ड्यूटी पे हमारे परिवार को परेशान किया जाता है, वो जरूर आपकी कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो हमने योगी आदित्यनाथ जी के वहाँ पर भी दे दिया है, और वहाँ से लेकिन आया तो यहीं पे है। अब यहीं वाले ही तो नहीं कर रहे हैं, तहसीलदार साहब हमारे और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे SHO हर्षवर्धन साहब। अगर मैं गलत हूँ, मेरे को जहाँ मर्जी ले चले वहाँ सजा दे दें, हमारे समस्त ग्रामवासियों को जहाँ मर्जी वहाँ बंद कर दें, पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस रास्ते का निस्तारण भी तो किया जाए। कि जब भूतपूर्व प्रधान लड्डन हुसैन ने इतना कब्जा कर रखा है, तो बची जगह में उनको रास्ता देने में कहाँ से दिक्कत आ रही है। अगर उनकी मतलब पर्सनल ज़मीन हो या कुछ हो, अगर हम लोग उनसे कह रहे हो तो भाई हम लोग गलत हैं। अगर हम लोग का रास्ता सार्वजनिक पहले से इतना 20 साल पुराना रास्ता है, हमारे गाँव के अंदर एक विकलांग भी, उसने भी अपनी वीडियो बना के वायरल कराई कि हमको खेत में जाने के लिए हम लोग तो पैदल चले आते हैं, पर वो विकलांग बंदा मेड़ पे कैसे जाएगा। वो बंदा भी रिक्वेस्ट करता रहा, पर किसी ने कुछ नहीं सुना। अब आप लोग भी अगर गांव के हैं तो आप लोग भी कुछ बता सकते हैं। गांव के लोग सब गांव वाले भी तो सब परेशान हैं, सबका खेत है उधर, हम लोगों का घर है, समझे। क्यों बाबा क्या कहते हैं आप? क्या ये बात जो कह रहे हैं सही, सब सही है? सही है सब पूरा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, हमारा भी उधर खेत है, तो इसका घर है उधर, इसका पूरा घर है, पूरा आपका घर है, पूरा घर इसका। तो आप भी परेशान है? सबसे ज्यादा तो मैं ही परेशान हूँ, क्योंकि मेरा घर है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, मेड़ से आते जाते हैं हम गाँव में। आपका रास्ता बंद हो गया? रास्ता बंद हो गया। आप क्या? अरे हम क्या कहें सर, जो जवान ने कहा वो सब सारी बात सही है। आप क्या बताएंगे? जो बताया है बिल्कुल सही है, रास्ता बंद कर रखा है, रास्ते में ईंटा रास्ता रोक दिया गया एकदम। और सरकार से अपील है कि इस रास्ते का मामला जो है इसका निस्तारण करे, या तो लड्डन हुसैन उस गांव में रहेंगे या फिर गांव वाले रहेंगे। अगर इसका निस्तारण नहीं हुआ तो इसका जो है बहुत खराब अंत होगा, अंत इसका बहुत खराब होगा। 4 महीने हो गए इसका मामला चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। एक गांव उजाड़ चुका है वो। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं।
अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती-बाड़ी केंद्र। खेती-बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती-बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती-बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती-बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती-बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती-बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती-बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।